हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम चीनी लेखकों या फिर चीनी जो यात्री आए हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि फाहियान फाहियान आता है, हेंगसांग आता है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं सिंगयुंग जो हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट हो या टीजीटी, पीजीटी हो या कोई सा भी हिस्ट्री अगर उसमें आता है, तो आप इसको देख के जो हेंग-सांग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या चीनी यात्रियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके सारे सही हो जाएँगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला यहाँ पर है कि चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन में होगा कि इतिहासकारों का स्वर्ग कौन से देश को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा चीन। शुभा चिन ये पहला एक ऐसा चीनी लेखक था जिन्होंने भारतीयों के विषय में कुछ लिखा था। लेकिन वो भारत नहीं आया था, मतलब उसको सुनी-सुनाई खबरों को सुभा चिन ने लिख दिया अपने ग्रंथ में। अब इसके अलावा फाहियान आता है, युग आता है, हुएन-सांग आता है और इत्सिंग। इसके अलावा 1-2 छोटे-छोटे हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो मेन फ़ोकस हमारा इन सब पे रहने वाला है क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन हमेशा कोई सा भी एग्ज़ाम हो 1 या 2 क्वेश्चन आपके हमेशा यहाँ से आते हैं। और ये चारों के चारों जो हैं फाहियान, सुंगयुंग, ह्वेनसांग और इत्सिंग ये चारों के चारों बौद्ध भिक्षु थे और कभी-कभी तो क्रम ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित को क्रम में लगाइए, तो वो भी आपका जो है प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो चारों के चारे बौद्ध भिक्षु थे इसलिए इनका दृष्टिकोण जो है पूर्णतया धार्मिक होगा। मतलब इन्होंने जो भी लेखन किया है तो बौद्ध धर्म की जो पूर्वाग्रह होता है इतिहासकारों का उसको लेकर उन्होंने लेखन किया है। तो फाहियान की बात करते हैं, सबसे पहला इनका नाम जो है कुंड था। इनका जन्म वू यांग में हुआ था। इनकी जो पुस्तक है फ़ोयो की है। गोवोसेंग, फ़ैशमैन, झुआंग बौद्ध राजतंत्रों का वृत्तांत है। अगर हम इनकी बात करें फ़ोयो की जो उनका पुस्तक थी उसका अनुवाद जो है वियाल ने, जेम्स लेग्वे ने, गाइल्च ने इनका अंग्रेजी अनुवाद किया है। यात्रा मार्ग की बात करें तो उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग से आया है परंतु जाते समय जल मार्ग से गया था। जाते समा जाते समय जो है चंपा से तामलुक एक बंदरगाह है बंगाल में, वहाँ से लंका एवं पूर्वी द्वीपों से चीन जलमार्ग पहुँचता है। आया तो था वो पैदल मतलब ज़मीनी रास्ता से लेकिन गया वो है समुद्र के रास्ते से। अपनी यात्रा में 30 देशों का उसने भ्रमण किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने देशों का भ्रमण किया था? तो 30 देशों का भ्रमण किया है। फाहियान उस समय 60 वर्ष का था जब वह चियांग से चला था और 77 वर्ष का था जब वह चीन पहुँचा था। फाहियान भारत में चंडालों, कोढ़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री है। तो फाहियान ऐसा कहता है कि भारत में निःशुल्क जो है आपका इलाज हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी वो चंडालों का देश भी बोलता है और कोढ़ियों का भी बताता है कि आदान-प्रदान के लिए कोढ़ियाँ जो होती थीं, वो इस्तेमाल की जाती थीं। यह खोतान आदान-प्रदान मतलब वस्तुओं को खरीदने और बेचने उसमें कोढ़ियाँ यूज़ होती थी। आगे है, यह खोतान एवं पाटलिपुत्र में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों के जुलूसों का भी उल्लेख करता है। फाहियान 399 में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। विनय ग्रंथों की खोज में भारत आया, जो उसके पाटलिपुत्र में प्राप्त हुए हैं। भारत में कुल 14 वर्ष रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है कि कितने साल रहा है फाहियान? तो 14 साल रहे हैं और 6 वर्ष वो है मध्य देश में रहा है। अब ये मध्य देश कौन-सा है, वो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपनी पुस्तक में फ़ोयो की जो कि उनकी पुस्तक थी, उसमें मध्य देश का उल्लेख करता है। फाहियान अपनी यात्रा में
विवरण में तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई उल्लेख नहीं करता है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त वंश के समय आया था और वो इसका उल्लेख नहीं करता है। वैसे ही हुएंग-सांग भी जो है हर्ष के समय आया था लेकिन हर्ष से नहीं मिला था ऐसा माना जाता है। लेकिन कहीं पर उल्लेख है कि हर्ष जो है उसकी पहली भेंट हुई थी हर्ष से कंचगल में हुई थी। तो ये 2 तरह की हिस्ट्री में जो है भ्रांतियाँ मिलती हैं। तो फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था लेकिन उसने कभी भी उल्लेख नहीं किया है। वह मुख्यतः मध्य देश की सुख समृद्धि का ही उल्लेख करता रहता है अपने ग्रंथों में। फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर क्या सीखी थी? संस्कृत सीखी थी और ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष रुका था। मतलब भारत में आना है उस समय छठी शताब्दी 7वीं शताब्दी ईस्वी में, तो आपको यहाँ पर संस्कृत सीखना क्या हो जाती थी? अनिवार्य हो जाती थी। तो आने वाले सबसे पहले संस्कृत सीखते थे, उसके बाद जो है भ्रमण या फिर कहीं जाया करते थे। उसने ताम्रलिप्ति में बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। प्रतिलिप्ति ताम्रलिप्ति में ही बौद्ध अब ये ताम्रलिप्ति में रहकर वो कैसे जो है प्रतिलिपियाँ तैयार करेगा जब उसको संस्कृत आएगी। तो संस्कृत अनिवार्य थी भारत में अगर आना है, उसका यहाँ पर भ्रमण करना है या बौद्ध ग्रंथों को ले जाना है, तो आपको संस्कृत सीखना ही पड़ेगा। ऐसा अनिवार्य नहीं था लेकिन ज़रूरत उस समय बहुत थी। उसने दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की। अतः उसका दक्कन और कबूतर मठ का विवरण मात्र गपशप है। फाहियान ने महासंगिकों के विनय को बुद्ध भद्र के साथ मिलकर चीन में चीनी अनुवाद किया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उनकी पुस्तक की, फोयोकी की। इसमें वो बात करता है कि जैसे कि पहले ही हमने यहाँ पर चर्चा की, मध्य देश की वो बात करता है। ब्राह्मणों का देश बताता है वो। तो बहुत सारे जो यहाँ पर यात्री आए हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर ब्राह्मणों का देश, आर्यों का देश ऐसा ही जो है ज़्यादातर कहते हैं। तो भारत जो है ब्राह्मणों का देश था, लोग समृद्ध थे एवं सुखी थे। लोग ना तो मकानों की रजिस्ट्री कराते थे और ना ही न्यायालय के समक्ष जाते थे। मतलब इतना लड़ाई-भड़ाई करने में बहुत वो नहीं थे, इसलिए वो न्यायालय में नहीं जाया करते थे। दंड विधान की कोमलता की बात करता है और कहता है कि राजा मृत्यु के बिना शासन करता था। आगे भारत में क्रय विक्रय में कोड़ियों का प्रयोग होता था, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो कोड़ियों की बात करता है, पिशाचों की बात करता है। तो कोड़ियाँ जो हैं क्रय विक्रय में यूज़ हुआ करती थी उस समय। इन्हीं कोड़ियों को गुर्जर प्रतिहार लेखों में कर पदक कहा है। तो कोड़ियों को गुर्जर प्रतिहार लेखों में कर्पदक कहा है। कुछ बौद्ध नगरों की यात्रा की है उसने, जैसे कि लुम्बिनी, बोधगया, संकिशा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, मगध देश एवं सारनाथ। फाहियान 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख करता है। संपन्न लोग जो है अस्पताल बनवाते थे, जहाँ दवाइयाँ एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। फाहियान पाटलिपुत्र को मध्य देश का सबसे बड़ा नगर बताता है। तो पाटलिपुत्र इस समय कहाँ है? पटना। तो यही जो पटना है वो पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र जो है मध्य देश का सबसे बड़ा बड़ा नगर हुआ करता था फाहियान की दृष्टि से। वह अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए लिखता है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में पुनः जन्म लेना पड़े तो मगध में ही मैं जन्म लूँगा, यानी कि मगध या फिर पटना में ही वो जन्म लेना चाहेगा। ऐसा फाहियान जो है वो ऐसा कहता है। तो ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट बात, मेन बात याद रखना है कि वो यहाँ पर कुछ 6 जो है यहाँ पर अशोक के उसकी बात करता है। तो मेन बात ये है कि वो अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख करता है, 6 स्तंभों का उल्लेख करता है और ये मध्य देश की बात करता है। अब हम आगे और कोड़ियों की भी बात कर रहा है, यहाँ चंडालों की भी वो बात कर रहा है, तो ये कुछ मेन है जो आपको याद होने ही चाहिए।
अब हम अगले जो हैं चीनी यात्री सुंग युंग की बात करते हैं। तो सुंग युंग जो है 518 में भारत आया था। 3 साल भारत में रहा। उसने हूण शासक एट्ठा यानी मिहिर कुल की राजधानी गंधार बताई है। तो मिहिर कुल जो है उसकी राजधानी गंधार बताता है। वो बताते हैं कि जब मैं भारत आया था तब मिहिर कुल जो है कश्मीर के राजा हुआ करते थे। कश्मीर के साथ युद्धरत था। पुरुषपुर यानी पेशावर नगर हार तक पहुंचा और सुंगयुंग चीन लौट जाता है। 170 ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया। सुंगयुंग के समय ही चीन की सम्राज्ञी ने ह्यूशांग नामक बौद्ध विद्वान को बौद्ध ग्रंथों के संकलन हेतु भारत भेजा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब हम बात करेंगे हेंगसांग की। हेंगसांग जो है इनका जन्म होनन प्रांत के चीन लई में हुआ था। उपनाम इनका तीर्थयात्रियों का राजकुमार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वर्तमान का शाक्यमुनि ये भी हेंगसांग को कहते हैं। नीति का पंडित ये भी कहा जाता है। उपाधियां कौन कौन सी मिली है? महायान देव यानी महायान उस समय बहुत अच्छी अवस्था में था, तो महायान देव कहते हैं, मोक्ष देव कहते हैं, ये उसको उपाधियां मिली थी। नालंदा में उसे सर्वोच्च विद्वत सम्मान मोक्ष देव की उपाधि से विभूषित किया गया था। आगे देखते हैं पुस्तक इसकी सीयू की है। पुस्तक इसकी सीयू की है। द तांग सीयू जी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इसको भी ऐसे भी लिखते हैं। मित्र या शिष्य हीली इनके थे और हीली या हुईली हेंगसांग की जीवनी लिखते हैं। अनुवाद जो है एस बील दोनों सीयू की और जीवनी जो हीली ने लिखी थी जीवनी और सीयू की जो कि इनकी पुस्तक थी, दोनों का अनुवाद करते हैं। सीयू की वाट्स वाटर्स द्वारा भी अनुवाद किया गया था। याद रखिए एस बील और वाटर्स द्वारा इनके सीयू की जो है अनुवाद की गई थी। अगर जीवनी पूछे जो हीली ने लिखी थी और सीयू की, तब हम यहाँ पर एस वाल लिखा सही करेंगे। आगे हम बात करेंगे अभी और यात्रा मार्ग की। तो मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत आया था। मध्य एशिया के सिल्क मार्ग से भारत आया था। वापस भी जो है वो इसी मार्ग से गया, मतलब वो सिल्क मार्ग के रूट से ही वो जैसे आया था वैसे ही गया हेंगसांग। उनके जो कुल वर्ष हैं 16 वर्ष रहा है और भारत में कुल वर्ष 13 वर्ष रहे हैं। हुइनसांग का भारत में समुद्री यात्रियों ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था और प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम ने हुइनसांग की यात्रा विवरण को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था। आगे देखते हैं हुइनसांग को तत्कालीन शासक तुई स्विंग से भारत यात्रा की परमिट नहीं मिली थी। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यात्री है जिनको अपने शासक से यात्रा नहीं मिली थी, वो चोरी छिपकर भारत आया था। तो आंसर हमारा हुइनसांग होगा जो कि हर्ष के समय में आया था। तो कानून क्योंकि शासक के कानून के अनुसार किसी को भी देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी, अतः उसने अपनी भारत यात्रा यानी गुप्त रूप से की। परंतु जब वो दोबारा चीन पहुंचता है तो शासक ने उसका बहुत बड़ा क्या किया था, सम्मान किया था। आगे है ऐसा बताया जाता है कि उसने रात में स्वप्न देखा और अगले दिन जो है भारत की यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। हुइनसांग नालंदा में अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने तथा महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु भारत आया था। मार्ग में कठिनाइयां भी आई, परंतु उसने स्वयं से कहा कि पूर्व यानी चीन वापस लौटने से अच्छा है कि पश्चिम भारत को जाने के प्रयास में क्यों ना मैं मर जाऊं। आगे देखते हैं। वह भारत में कुल 13 वर्ष रहा, जिसमें से 6 वर्ष जो है नालंदा में, 5 वर्ष कुलपति शीलभद्र से योगाचार सीखा था और 1 वर्ष अध्ययन किया है उसने। अमरावती में हुइनसांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो अमरावती में अध्ययन करने गए। हिंगसांग जो है हिंदुकुश पर्वत पार कर सर्वप्रथम भारतीय राज कपिशा पहुंचता है। हुइनसांग नालंदा,
कोदय, बोध गया के बिहारों का उल्लेख करता है। पूर्वी भारत में वह बंगाल, उड़ीसा व कामरूप की भी यात्रा करता है और कश्मीर में जब वह पहुँचा, तो वह कारकोड वंश का दुर्लभ दुर्लभ वर्धन शासक था। मतलब जब वो कारकोड वंश कश्मीर पहुँचा, तो वहाँ कारकोड वंश था और वहाँ का शासक जो उस समय दुर्लभ वर्धन था। शासक ने अपनी राजधानी प्रवरपुर में भारी सम्मान किया। कश्मीर में 2 वर्ष तक वो रुका भी रहा। फिर 1614 से लेके 42 सॉरी 641 से लेके 42 तक वो दक्षिण भारत पहुँचा था और दक्षिण में वो पल्लवों की राजधानी कांची तक गया। इसके बाद वहाँ से तो पल्लव शासक उस समय जो थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन महामल का शासन हुआ करता था। हुइनसांग जो है पांड्य देश नहीं गए, लेकिन कांची में रहने वाले भिक्षुओं से उनको पांड्य देश की जो है जानकारी एकत्र होती है, जो कि अपने ग्रंथ में सीयूकी में लिखते हैं। वह पांड्य देश को मालकुट कहता है। पांड्य देश को क्या कहता है? मालकुट कहता है। हुइनसांग का भारत में 2 बार चोर डाकियों के भय का शिकार भी हो गया। एक तो पंजाब में शाकल में और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। अभी अयोध्या को जो फैजाबाद बोलते हैं वही जगह थी। आगे सीयूकी में विवरण की बात करें तो सीयूकी में 138 देशों का वर्णन हुआ है। 130 138 देशों का वर्णन हुआ सीयूकी में और हेंगसांग ने नालंदा, तिलकोदक, बोधगया बिहारों का उल्लेख किया है। वह कांची के लोगों को विद्या का प्रेमी कहता है और कांची को धर्मपाल बोधिसत्व की जन्मभूमि भी बताता है। ओहिन-सांग कनिष्क के विषय में बताता है कि वो स्वयं महात्मा बुद्ध के ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे निर्माण के 400 वर्ष पूर्व जो है कनिष्क नामक एक राजा होगा, ऐसा वो लिखता है अपने सीयू की ग्रंथ में। हिंगसांग के अनुसार कनिष्क ने चीनी राजकुमारों को अपने दरबार में क्या बना रखा था? बंधक बना रखा था, ऐसा हिंगसांग का कहना था। वह महाराष्ट्र में चालुक्य राज्य के लोगों की विद्या का त्यासनी बताता है और हिंसा महाराष्ट्र के विषय में लिखता है कि जब कोई युद्ध भूमि से क्या है लौट कर आता है मतलब हार कर या फिर किसी भी तरह वापस लौटता है तो उनको दंड नहीं दिया जाता बल्कि उनको जो स्त्रियों के कपड़े हैं वो पहना दिए जाते हैं जिससे वो है इतना शर्मिंदा होता है कि वो ये सोचता है कि काश मैं युद्ध में ही मर जाता। तो ये थी उस समय की घटनाएं महाराष्ट्र से संबंधित थी ये। आगे है ये है शत्रु यानी सद्रु भटनेर को बौद्ध धर्म का केंद्र बताता है जहां उसने अशोक द्वारा निर्मित भद्रकाली चैत्य का दर्शन किया था। हुइनसांग ने मणिपुर एवं सिंध देश के शासकों को शूद्र कहा है। आगे ये बताते हैं कि कामरूप, उज्जैन, जी होती और महेश्वरपुर के राजा ब्राह्मण थे। हुइनसांग जब नालंदा में था तो उसे कामरूप के शासक भास्कर बर्मन का निमंत्रण मिला परंतु उसने जाने से इनकार कर दिया। तो भास्कर बर्मन ने उसको बुलाया कि भाई हिंगसांग तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन हिंगसांग क्या है थोड़ा घमंड करता है, वो जाने से इनकार कर देता है और फिर शासक कहता है कि मैं अपनी सेना और हाथी भेजकर क्या है नालंदा को मिट्टी में मिला दूँगा। तब हिंगसांग को लगता है भई हमको क्या कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए भास्कर बर्मन के यहाँ। तो हिंगसांग अपनी राजधानी गुवाहाटी में उनको जाना पड़ता है। जब हिंगसांग कामरूप से में था तभी हर्ष ने भास्कर बर्मन से कहा कि वो हिंगसांग को भेज दे। मतलब फिर हिंगसांग जो है भास्कर बर्मन के यहाँ गया और वो राजधानी गुवाहाटी में भी रुका लेकिन फिर हर्ष कहता है कि उसको वापस भेज दो। तब भास्कर बर्मन कहता है कि वो चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। लेकिन फिर बाद में जो है कामरूप का शासक खुद हिंगसांग को लेकर जो है कन्नौज आता है और हर्ष को सौंप दिया जाता है। हिंगसांग नालंदा में जितने दिन रहा कभी भी वो हर्ष से नहीं मिला। तो नालंदा में नहीं मिला एक जो मिलता है बंगाल में कंजजल वहाँ उसकी जो है भेंट होती है। कहाँ पर होती है? कंजगल कंजंगल में होती है। ये कहाँ है? बंगाल में। तो नालंदा में नहीं होती है, बंगाल में होती है।
उसकी भेंट। आगे इसको हर्ष को शिलादित्य कहता है। ह्वेनसांग बताता है कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने से पूर्व हर्ष ने गंगा के किनारे जो है बोधिसत्व की मूर्ति की आज्ञा ली थी। वो हर्ष की राजधानी कन्नौज का जीवन वर्णन करता है। ह्वेनसांग के अनुसार 30 वर्षों तक युद्ध और विजय करने के बाद हर्ष ने अपने शस्त्र रख दिए और सब जगह शांति से शासन किया। इसके बाद उसने संयम नियमों का सर्वाधिक पालन किया। धार्मिक गुणों के वृक्ष के बीजारोपण में हर्ष इतना जुट गया था कि भोजन और शयन मतलब सोना भी उसने छोड़ दिया था। हर्ष ने पंच भरतों में जीव हत्या और मांस भोजन अधम अपराध बताकर मना कर दिया। गंगा के किनारे उसने कई हजार स्तूपों का निर्माण कराया जिसमें प्रत्येक 100 फीट ऊंचा था। भारत के सभी नगरों और राजपथों पर उसने पुण्यशालाएं निर्मित करवाई थी। उन्हें भोजन और पेयों से भरा यात्रियों एवं आसपास के निर्धन लोगों की निःशुल्क दवा हुआ करती थी एवं सेवा शुश्रूषा के लिए उसमें चिकित्सकों की नियुक्ति की थी। आगे बुद्ध के सभी स्मारकों पर उसने संघाराम बनवाए थे, ऐसा बताता है ह्वेनसांग हर्ष के लिए। हर्ष जो है महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। हालांकि यह मत सही नहीं है। हर्ष के विषय में लिखता है कि हर्ष ने प्राणी मात्र की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा स्वयं भी इसका पालन किया था और उसने मांस खाने पर भी रोक लगा रखी थी। अब ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मणों का देश भारत अ, ह्वेनसांग शूद्रों को कृषक बताता है। इसके अनुसार भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा नहीं हुआ करती थी, ऐसा ह्वेनसांग का कहना है। आगे देखते हैं अपने विवरण में ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की बहुत उन्नत अवस्था का चित्रण करता है। वह बौद्ध धर्म के पतन को स्वीकार नहीं करता जबकि इस समय बौद्ध धर्म जो है सनातन धर्म के आगे कमजोर पड़ चुका था। ह्वेनसांग के अनुसार भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहासकार नियुक्त थे और ह्वेनसांग ने अश्वघोष, देओ, नागार्जुन और कुमारजीवा को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां बताई हैं। इसके अलावा ह्वेनसांग के जीवन चरित्र में मथुरा के कुछ स्तूपों का उल्लेख है जैसे कि सारिपुत्र, लायन, उपाली, आनंद, राहुल, मंजुश्री, पूर्ण, मैत्राणी पुत्र। वह मथुरा में उपविहार का भी उल्लेख करता है। राहुल के स्तूप को छोड़कर जो है फाहियान ने भी 7 स्तूपों का उल्लेख किया है। मतलब ह्वेनसांग और फाहियान ये दोनों एक जैसे स्तूपों की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल वाले को छोड़ के। आगे देखते हैं 644 में हर्ष ने स्वदेश लौटने की अनुमति ली। हर्ष से जो है स्वदेश लौटने की उसने अनुमति ली। हर्ष ने जालंधर के राजा उदित को से सीमा पार पहुंचाने का नियुक्त किया था। ह्वेनसांग बुद्ध की चंदन की मूर्ति लेकर गया था और बुद्ध के कुछ अवशेष तथा 657 बौद्ध ग्रंथों को लेकर चीन वापस लौटा था। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं वांग वेन नत्से की। वांग शुआंग जो है इनकी बात करते हैं। अगला जो है यात्री, ये चीनी राजदूत थांग सम्राटों द्वारा 3 बार भारत भेजा गया था। 643 में, 647 में और 657 ईस्वी में। वो स्वयं कहता है और बाकी स्वयं भी कहता है मैं 3 बार भारत की यात्रा की थी और इसने एक ग्रंथ लिखा था मतलब डायरी लिखी थी जिसको जोंग तियाज हुगुओ किंग के नाम से ये डायरी लिखी थी। इसमें भारत का मानचित्र भी सम्मिलित किया था। तो उस समय जैसे भी पॉसिबल होगा वो उस तरह का मानचित्र इसमें सम्मिलित किया गया था। सर्वप्रथम 646 में थांग सम्राट ताइजोंग द्वारा साम्राज्यिक राजदूत लिली बियाओ के सहयोग के रूप में हर्ष के दरबार में भेजा था। वह लिखता है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बुद्ध के चरण चिन्ह देख सकूं। कभी विवाद कभी आनंद, मैं अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण न रख सका। आगे देखते हैं 646 ईस्वी में वह प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख की हैसियत से भारत आया लेकिन
अरुणाश ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो अरुणाश की वजह से भी फिर वो तीसरी बार जो है उसको पराजित करने हेतु भारत आया था। तो इस तरह वो 3 बार भारत आया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इत सिंह की। इत सिंह जो है दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। ताम्रलिप्ति यानी बंगाल में समुद्री मार्ग से ही उसने भारत में चीन के लिए प्रस्थान किया। इत सिंह जो है 37 बौद्ध साथियों के साथ जो है 7वीं शताब्दी के अंत में 671 या फिर 675 में बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से प्रेरित होकर ताम्रलिप्ति भारत आया था। ताम्रलिप्ति मतलब बंगाल में एक बंदरगाह है, उसका जगह का नाम है ताम्रलिप्ति। में 3 वर्ष संस्कृत सीखा। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर भारत में जो भी आता है उसको संस्कृत यह जो है सीखनी अनिवार्य रूप से पड़ती ही थी। अनिवार्य नहीं था, किसी राजा ने नहीं कहा था कि कोई भी आएगा तो संस्कृत सीखना होगा, लेकिन वहाँ की जो ज़रूरत थी इस हिसाब से सभी ने जो है संस्कृत सीखने का प्रयास किया। उसने नालंदा में 10 वर्ष व्यतीत किए और 400 संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद कर डाला। तो अनुवाद जो है काफ़ी इन्होंने किया है। इत सिंह जो है 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों के विवरण के साथ उन 56 बौद्ध भिक्षुओं का संक्षिप्त जीवन चरित्र भी संकलित किया है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इत सिंह की पुस्तक का अनुवाद जो है तक्कुस ने तक्कुस जो है अनुवाद करता है इत सिंह की पुस्तक का, और उसने किस नाम से, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियन के नाम से किया था, तकसुक ने। तकसुक बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुक की पुस्तक की रचना जो है अनुवाद किसने किया था, तो तकसुक ने, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियन। अब देखते हैं, इत सिंह के अनुसार भारत को आर्य देश कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 4 भागों में विभाजित थे, आर्य महासंधिति, आर्य स्थिरवर और आर्य मूल सर्वास्तिवादी, आर्य संमिते। श्रीगुप्त को चिलिकीतो बताता है, जिसमें मृग शिखावन में चीन का मंदिर बनवाया था। आगे है इसके 500 वर्षों पूर्व लुई हुइलुन नामक चीनी यात्री जो है नालंदा आया था, ऐसा वो बताता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं। इत सिंह ने भर्तृहरि शास्त्र का उल्लेख करता हुआ बताता है कि भर्तृहरि जो है संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध थे। इत सिंह भारतीय चिकित्सकों और भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 8 भागों का भी उल्लेख करता है। वो दक्षिण भारत में नहीं गया था। इत सिंह ने चीन से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए सिफारिश की थी कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में ही संस्कृत की शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। 400 ग्रंथों को चीन ले गया और फिर 56 ग्रंथों का उसने स्वयं में चीनी भाषा में अनुवाद कर डाला। अब यहाँ पर कुछ मिले-जुले जो हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। पूरे चीनी यात्रियों का जो मेन निकल के आता है निचोड़ जो कहें, तो फाहियान ने 6 और युआंग चांग ने 15 अशोक स्तंभों का उल्लेख करता है। हिंगसांग ने थानेश्वर में जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। हुइनसांग की हर्ष में पहली भेंट जो है बंगाल के का जंगल में हुई थी, ये मैंने पहले ही बता दिया। आगे है, हिंगसांग के समय पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी तथा कुशीनगर उजड़ चुके थे, परंतु वह थानेश्वर, वाराणसी एवं कान्यकुब्ज जैसे नगरों की समृद्धि का भी उल्लेख करता है। पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव के विषय में ह्वेनसांग बताता है, मतवालिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी मिलती है। मतवालिन ने चालुक्य शासकों विनयादित्य एवं विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करता है। उसके बाद जो है चाओ जू कुआ की पुस्तक चूफानची में मध्यकालीन चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख है। आगे महुआन जो है 1451 में आता है, और तो इस तरह से जो है चीनी यात्रियों के विवरण जो है यहाँ पर
हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो ये वीडियो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं।